15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो चुका था। ब्रिटिश राज खत्म हो गया था। देश के ऊपर से यूनियन जैक उतर चुका था और पहली बार एक नए भारत का तिरंगा आसमान में लहरा रहा था। शहरों में जश्न था, गांवों में उम्मीद थी। रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतें, सड़कें और चौक, हर जगह आज़ादी की खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस जश्न के पीछे भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन भारत का नक्शा अभी पूरा नहीं हुआ था। देश में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। हर रियासत को फैसला करना था कि वो भारत में शामिल होगी, पाकिस्तान में जाएगी या अपना अलग रास्ता चुनेगी। ज़्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गईं, कुछ पाकिस्तान के साथ चली गईं। लेकिन भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसी रियासत थी जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद कोई छोटी रियासत नहीं थी। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। यहां भव्य महल थे, व्यस्त बाजार थे, अपनी सेना थी, अपनी रेलवे व्यवस्था थी, अपना प्रशासन था और एक ऐसी शाही पहचान थी जो कई पीढ़ियों से बनी हुई थी। इस रियासत के शासक थे मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के 7वें निज़ाम। निज़ाम के लिए हैदराबाद सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी विरासत थी, उनकी शक्ति थी, उनका गौरव था। निज़ाम न भारत में शामिल होना चाहते थे, न पाकिस्तान में जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत बना रहे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। ये एक ऐसे राज्य की तरह था जो एक नए देश के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन उस देश का हिस्सा बनने को तैयार नहीं था। निज़ाम के लिए ये उनका सपना था, लेकिन भारत के लिए ये एक गंभीर खतरा था। क्योंकि अगर भारत के बीच में एक बड़ी रियासत स्वतंत्र रहती तो भविष्य में ये राजनीतिक तनाव, सुरक्षा समस्या और अस्थिरता का कारण बन सकती थी। दिल्ली में बैठे भारत के नेताओं को यह बात साफ दिखाई दे रही थी और इस चुनौती को सबसे गहराई से समझने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, भारत को एकजुट करना। दिल्ली के सरकारी कमरों में नक्शों और फाइलों के बीच पटेल और उनके अधिकारी हैदराबाद की स्थिति को ध्यान से देख रहे थे। भारत के नक्शे पर हैदराबाद एक बड़े खाली हिस्से की तरह दिखता था, एक ऐसा हिस्सा जो देश के बीच में था लेकिन अभी तक देश का हिस्सा नहीं बना था। पटेल के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं था, यह भारत की एकता का सवाल था। भारत ने पहले युद्ध का रास्ता नहीं चुना। बातचीत शुरू हुई, संदेश भेजे गए। दिल्ली और हैदराबाद के अधिकारी लंबी मेजों के दोनों तरफ बैठे। चेहरों पर शिष्टाचार था, लेकिन आंखों में अविश्वास साफ दिखता था। भारत चाहता था कि हैदराबाद शांतिपूर्ण तरीके से भारत में शामिल हो जाए, लेकिन निज़ाम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। नवंबर 1947 में भारत और हैदराबाद के बीच एक समझौता हुआ। इसे कहा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस समझौते का मकसद था कि कुछ समय तक दोनों पक्ष मौजूदा व्यवस्था बनाए रखें और बातचीत जारी रहे। कागजों पर यह समझौता शांति की उम्मीद जैसा दिखता था, लेकिन जमीन पर हालात बदलने लगे थे। हैदराबाद राज्य के अंदर आम लोग अनिश्चितता में जी रहे थे। गांवों में लोग चौपालों पर धीमी आवाज में बातें करते। महिलाएं दरवाजों के पास बच्चों को पकड़े खड़ी रहती। दुकानदार सड़क की तरफ चिंता से देखते। किसान, मजदूर, छात्र और स्थानीय नेता सभी सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। कई लोग चाहते थे कि हैदराबाद में जिम्मेदार सरकार बने। कई लोग चाहते थे कि हैदराबाद भारत में शामिल हो। लेकिन इसी दौरान एक और ताकत तेजी से उभर रही थी। उनका नाम था रजाकार। रजाकारों का नेतृत्व कर रहे थे कासिम रजवी। रजाकार निज़ाम के समर्थक थे। वे हैदराबाद के भारत में शामिल होने का कड़ा विरोध करते थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। हैदराबाद के कई इलाकों में डर फैलने लगा। धूल भरी गांव की सड़कें, सकरी गलियां, छोटे कस्बे और बाजार, हर जगह तनाव महसूस होने लगा। लोग जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। परिवार घरों के अंदर रहने लगे। जो लोग निज़ाम के शासन का विरोध करते थे वे डर में जीने लगे।
अब ये मुद्दा सिर्फ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या न करने का नहीं था। ये जमीन पर फैलता हुआ संकट बन चुका था। दिल्ली इंतजार कर रही थी, दिल्ली चेतावनी दे रही थी, दिल्ली बातचीत भी जारी रख रही थी, लेकिन निजाम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। हैदराबाद के अंदर रजाकार और आक्रामक होते गए। उनका प्रभाव बढ़ता गया। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। हिंसा और अशांति की खबरें बार बार भारत सरकार तक पहुंचने लगीं। सरदार पटेल के लिए अब संदेश साफ था। हैदराबाद हमेशा के लिए स्वतंत्र नहीं रह सकता था। भारत के बीचों बीच एक अलग रियासत को स्थायी समस्या बनने नहीं दिया जा सकता था। सितंबर 1948 तक भारत ने समझ लिया कि बातचीत से अब समाधान निकलना मुश्किल है। अब फैसला लेने का समय आ चुका था। 13 सितंबर 1948 की सुबह भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य की ओर बढ़ना शुरू किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से युद्ध नहीं कहा, इसे पुलिस एक्शन कहा गया। लेकिन जमीन पर यह एक तेज, योजनाबद्ध और सटीक सैन्य अभियान था। सुबह का धुंधला उजाला फैल रहा था। धूल भरी सड़कों पर सेना के ट्रक खड़े थे। भारतीय सैनिक अपनी राइफलें जांच रहे थे। कोई अपना हेलमेट ठीक कर रहा था, कोई वाहन में चढ़ रहा था। अधिकारी नक्शों पर आखिरी बार रास्ते देख रहे थे। फिर इंजन चालू हुए। ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों की लंबी कतारें आगे बढ़ने लगीं। सड़क पर धूल उठने लगी। सैनिकों के चेहरों पर डर नहीं, बल्कि अनुशासन और संकल्प था। भारतीय सेना अलग अलग दिशाओं से हैदराबाद की ओर बढ़ी। एक बड़ा दल शोलापुर की तरफ से आगे बढ़ा, दूसरा दल विजयवाड़ा की तरफ से बढ़ा। योजना साफ थी, तेजी से आगे बढ़ना, विरोध को कमजोर करना और हैदराबाद शहर तक पहुंचने से पहले हालात को नियंत्रण में लेना। दक्कन की सूखी जमीन पर भारतीय सेना के वाहन लगातार आगे बढ़ रहे थे। खुले रास्ते, खेत, छोटे कस्बे, पथरीली जमीन, धूल से भरा आसमान। ट्रकों में बैठे सैनिक दूर तक देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बख्तरबंद वाहन सबसे आगे चल रहे थे। पैदल सैनिक सावधानी से रास्तों, पुलों और चौकियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। गांवों के लोग दूर से ये सब देख रहे थे। कुछ लोग चुपचाप कुओं के पास खड़े थे, कुछ घरों की खिड़कियों से देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ के चेहरों पर उम्मीद थी। लेकिन किसी को ठीक से नहीं पता था कि अगले कुछ दिन इतिहास को कैसे बदल देंगे। हैदराबाद स्टेट आर्मी और रजाकारों ने विरोध करने की कोशिश की। कई जगहों पर सड़क अवरोध बनाए गए, कुछ जगहों पर रक्षात्मक मोर्चे तैयार किए गए। तनाव बढ़ गया। भारतीय सैनिक अनुशासन के साथ आगे बढ़े। वे वाहनों, पत्थरों और सड़क किनारे बने ऊंचे हिस्सों के पीछे से सावधानी से आगे बढ़ते रहे। अधिकारी हाथ के संकेतों से दिशा दे रहे थे। सैनिक धूल और धुएं के बीच आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हैदराबाद की सेनाएं भारतीय सेना की गति और तैयारी के सामने टिक नहीं पाईं। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक के बाद एक कस्बे नियंत्रण में आने लगे। कई जगहों पर विरोध जल्दी टूट गया। कुछ जगहों पर सेना को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन भारतीय सेना का दबाव लगातार बढ़ता गया। जो रजाकार कभी लोगों में डर पैदा कर रहे थे, अब वे एक प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना का सामना कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास कम होने लगा। हैदराबाद की स्वतंत्रता का सपना तेजी से टूटने लगा। हैदराबाद के महलों और प्रशासनिक दफ्तरों में माहौल बदल चुका था। नक्शों के सामने अधिकारी खड़े थे। सैन्य संदेश लगातार आ रहे थे। भारतीय सेना की आगे बढ़ती रेखाएं नक्शे पर हैदराबाद शहर के और करीब आती जा रही थीं। निजाम, जो कभी शाही आत्मविश्वास से घिरे हुए थे, अब एक कठिन सच्चाई के सामने खड़े थे। महल की दीवारों के अंदर सन्नाटा था। बाहर भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। सड़कें जो महीनों से तनाव से भरी थीं, अब सैन्य हलचल से भर चुकी थीं। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि हैदराबाद का भविष्य बदलने वाला है। ये फैसला अब केवल भाषणों, बैठकों या शाही कमरों में नहीं हो रहा था। ये फैसला जमीन पर हो रहा था, सैनिकों की चाल में, गिरते हुए विरोध में और एक नए भारत की दृढ़ इच्छा में। 17 सितंबर 1948 तक निजाम समझ चुके थे कि लड़ाई जारी रखना सिर्फ और विनाश लाएगा। उन्होंने युद्ध विराम का आदेश दिया। रजाकारों पर प्रतिबंध लगाया गया।
और हैदराबाद ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। सिर्फ 5 दिनों में ऑपरेशन पोलो ने हैदराबाद का भविष्य बदल दिया। जो शक्तिशाली रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी, वो अब भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा पल था। देश का नक्शा और पूरा हो गया। सरदार पटेल का एकजुट भारत का सपना एक कदम और आगे बढ़ गया। लेकिन इस कहानी को सिर्फ जीत की कहानी की तरह नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नक्शों, महलों, सैनिकों और राजनीतिक फैसलों के पीछे आम लोग भी थे। वे लोग जो डर में जी रहे थे, वे परिवार जो अनिश्चितता में फंसे हुए थे, वे गांव और कस्बे जिन्होंने सत्ता, संघर्ष और बदलाव का बोझ अपने कंधों पर उठाया। ऑपरेशन पोलो सिर्फ निजाम की हार की कहानी नहीं थी। ये सिर्फ भारतीय सेना के हैदराबाद में प्रवेश की कहानी नहीं थी। ये उस कठिन दौर की कहानी थी जब एक नया देश खुद को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। इसने दिखाया कि आजादी मिलना एक बात है, लेकिन एकता बनाना, उसे संभालना और उसे सुरक्षित रखना उससे कहीं बड़ा काम है। हैदराबाद सिर्फ एक हस्ताक्षर से भारत में शामिल नहीं हुआ। ये शामिल हुआ तनाव के बाद, विरोध के बाद, राजनीतिक दबाव के बाद, सैन्य कार्रवाई के बाद और एक ऐसे मोड़ के बाद जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन पोलो सिर्फ 5 दिन चला, लेकिन इसका असर कई पीढ़ियों तक रहा। इसने निजाम के स्वतंत्र हैदराबाद के सपने को समाप्त कर दिया। इसने भारत की सबसे शक्तिशाली रियासतों में से एक को भारतीय संघ में शामिल किया और ये आधुनिक भारत के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कहानियों में से एक बन गया। क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों से नहीं बनता। इतिहास बनता है फैसलों से, लोगों से, संघर्षों से और उन क्षणों से जब एक देश तय करता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। ऑपरेशन पोलो ऐसा ही एक क्षण था। एक ऐसा क्षण जिसने हैदराबाद को बदला, भारत के नक्शे को बदला और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी कहानी छोड़ गया जिसे समझना भी जरूरी है और याद रखना भी।